हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसको मैंने 10 दिन पहले स्टार्ट किया था। सॉरी फॉर लेट। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग को बात करनी है आज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जब किस केस में क्लीवेज होगा। अगर क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जैसा कि ये दिखाता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है, इसका मतलब वो किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर। क्योंकि जहां तक हमें जानकारी है, एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर्स। प्रोटॉन डोनर्स मतलब H+ के डोनर होंगे। तो सबसे पहली बात और सबसे कॉमन बात करते हैं एसिडिटी की। एसिडिटी एज वेल एज स्टेबिलिटी। तो लेट अस कंपेयर एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एज वेल एज एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं तो CH3O पे माइनस चार्ज जब इसको H लीव करेगा, ठीक है, सॉरी रॉन्ग एरो, जब H लीव करेगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके। और सेम गोज विथ फिनॉल। फिनॉल काफी सुंदर लग रहा है, और क्योंकि आपका एग्जाम अब डिले हो गया है तो जहां तक मुझे उम्मीद है बच्चे आराम से पढ़ रहे होंगे। बट अगर आपने तैयारी शुरू कर दी थी तो ड्रॉप मत कीजिएगा उसे, क्योंकि आप पहले भी मना रहे थे कि एग्जाम डिले हो जाए तो मैं पढ़ूंगा, तो लीव मत कीजिएगा। और यहां पे भी कुछ ऐसा ही होगा। यहां पे जो आयन बनेगा उसे हम लोग कहेंगे एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन। और यहां पे जो बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फिनॉक्साइड आयन। और जैसा कि मैंने अपने जीओसी के वीडियो में बताया था कि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल, मतलब रेजोनेंस हमेशा स्टेबलाइज करता है चार्ज को। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में है, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। सिंपल तरीका होगा कि अगर आप चार्ज को कोई गर्म ऑब्जेक्ट या कोई भारी चीज समझते हैं, मान लीजिए कोई भारी चीज मैं लेके चल रहा हूँ और मेरे साथ उसे शेयर करने वाले, मतलब आधे घंटे मेरे हाथ में है, फिर आधे घंटे किसी और के, फिर आधे घंटे किसी और के, तो उसको उठा के रखना ज्यादा पॉसिबल है। पर अगर एक भारी चीज मैं अकेले लेके चल रहा हूं यहाँ पे, तो ये मुश्किल होगा कि मेरे पास ही ये रह जाए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं। यहाँ पे ये चार्ज जो है, ये भारी चीज जो है वो बट रही है। इसलिए जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस के कारण। इसीलिए फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होगा, एल्कोक्साइड में ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल एंड फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये तो हो गई आपकी सबसे पहली बात। अब क्योंकि ये चीज स्टैब्लिश हो चुकी है कि फिनॉल एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है। अल्कोहल और फिनॉल मतलब O और H बॉन्ड का क्लीवेज होता है, तो जब ये एसिड की तरीके से बिहेव करेगा तो इसकी ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि कोई भी मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे अगर हम दिखाएं, मेटल हो गया आपका मैग्नीशियम, एसिड में आप ROH ले सकते हैं। अब R में भी अल्काइल और बेंजीन, तो ये रिलीज करेगा ROMG प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरी प्रॉपर्टी होती है एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर इस बेसिस पे भी बात करें तो यहां पे एसिड हमारा क्या है? अल्कोहल। वापस से R में भी अल्काइल और बेंजीन। बेस हम ले सकते हैं NaOH, तो ये देगा हमें RONA प्लस H2। एल्कोक्साइड भी इसे कैसे,
सोडियम इथॉक्साइड भी ये हो सकता है। और तीसरा रिएक्शन जो कोई भी एसिड देगा दैट इज ईस्टरिफिकेशन। यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि ईस्टरिफिकेशन जो होता है वो कौन से बॉन्ड के क्लीवेज के कारण होता है। कि हम बात कर रहे हैं O और H बॉन्ड का क्लीवेज, तो ये ईस्टरिफिकेशन भी O और H बॉन्ड के क्लीवेज के कारण होता है। अब ईस्टरिफिकेशन होता क्या है, जब एक कार्बोक्सिलिक और अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल का H बॉन्ड और कार्बोक्सिलिक का OH, सॉरी एक ऑक्सीजन यहां पे मैंने कम लिख दिया था, COOH। ये उल्टा मैंने इसलिए लिखा है कि आपको डिफरेंस बॉन्डिंग कैसी बन रही है वो बता सकते हैं। तो यहां से H2O निकलेगा, R C डबल बॉन्ड O R डैश, सॉरी, और यहां पे एक और O होगा, इसको कहते हैं ईस्टर प्लस वाटर। अब अगली बात आती है कि जब OH बॉन्ड का क्लीवेज हो, तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। तो जो सबसे पहला रिएक्शन आता है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का बाहर निकलना। तो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो ये एक नॉर्मल अल्कोहल ग्रुप है, ठीक। तो एसिडिक कंडीशन में यहां से ये वाटर निकलेगा H2O और डबल बॉन्ड बनेगा। अब 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल अलग अलग कंडीशन में रिस्पॉन्स करते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। अगर ये 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, जैसा कि यहां पे हमें दिख रहा है, ये 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल उसे कहेंगे जब मेन कार्बन जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है उससे एक और कार्बन जुड़ा हो। तो इस रिएक्शन को करने के लिए हमें H2SO4 443 केल्विन चाहिए होता है, और यहां पे हमारा बन जाएगा अल्कीन। अगर यही सेकेंडरी अल्कोहल हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल जब मेन कार्बन से हमारे सिर्फ एक ही ग्रुप जुड़ा, सॉरी 2 ग्रुप जुड़े हों, तो सेकेंडरी और टर्शरी थोड़ा माइल्डर कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं। तो इन्हें सिर्फ 440 केल्विन चाहिए होता है आपका एल्कीन बनाने के लिए। बट जैसे ही हम बात करते हैं टर्शरी अल्कोहल की, अब जिनको नहीं पता टर्शरी अल्कोहल क्या होता है, मैं यहां पे नेक्स्ट रिएक्शन दिखा देता हूं, सॉरी फॉर द कर्व लाइन। टर्शरी अल्कोहल हम उसे कहेंगे जब एक कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हों, जैसे कि यहां पे ये, और इसी से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, ठीक। तो इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें सिर्फ 358 केल्विन चाहिए होगा। और देखिए एसिड भी सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड लिया, फिर उसके बाद फॉस्फोरिक एसिड जो कि थोड़ा वीक एसिड होता है, और यहां पे हमारा एल्कीन बन जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा वो अलग बात होगी। तो ये सबसे पहला तरीका सॉरी सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। इसके बाद अगली केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन आती है, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा। देखिए कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी प्रिपरेशन ऑफ हैलाइड्स, जो हमने पिछले वीडियो में जिसमें मैंने अल्काइल हैलाइड के बारे में बात की थी, उसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन अल्कोहल से कैसे होगा। तो उसको कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और वो भी आप देख सकते हैं। तो अगला इसके बाद जो रिएक्शन आता है वो आता है ऑक्सीडेशन। पर उसके पहले ये जो डिहाइड्रेशन का मेथड था, पहले इसका मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ये मैकेनिज्म आप लोग से पूछ लिया जाता है, तो इस मैकेनिज्म को जानना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए जब इस मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो सबसे पहला पार्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल क्या होता है, जब उसमें अल्कोहल में प्रोटॉन जुड़ा हो। और जैसा कि हमें पता है, अगर ये अल्कोहल है और कोई प्रोटॉन आएगा, तो प्रोटॉन हमेशा कहां आएगा, इलेक्ट्रॉन रिच पे। जैसा कि यहां पे एसिड बना हुआ था H+, तो H+ इस पे अटैक कर देगा और हमें मिल जाएगा ये। इतनी बात तो आप सबको समझ में आ ही रही होगी। तो जैसे ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा, ये H2O के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। ये किसके फॉर्म में बाहर निकल आएगा, वाटर के फॉर्म में। प्रोटोनेटेड अल्कोहल मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर अब मैं इस कार्बन को R को कार्बन दिखाऊं तो ज्यादा बेटर रहेगा, हम लोग को समझने में आसानी होगी। तो ये, सॉरी,
ये H2O जैसे ही बाहर जाएगा, ये तो इस कार्बन को चार्ज देके जाएगा और इसको फुलफिल करने के लिए इधर से आएगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये हमारा सिंपल मैकेनिज्म है कैसे डिहाइड्रेशन होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो वो आता है ऑक्सीडेशन की। बेसिक ऑक्सीडेशन आप सबने पढ़ा हुआ है, तो हम अब ऑक्सीडेशन को ही पढ़ेंगे दोबारा। बेसिक ऑक्सीडेशन आपको पता है कि किसी भी चीज में जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। पर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलग अलग टाइप के ऑक्सीडेशन करते हैं। एक तो कंप्लीट कंबशन होता है, जहां पे किसी भी कार्बन कंपाउंड का अगर हम कंप्लीट कंबशन करवाते हैं तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग जानते होंगे अगर आप इस पार्ट तक आ चुके हैं। तो सबसे पहला तो यही होगा ऑक्सीडेशन में कंबशन। फिर उसके बाद तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसी से। नॉर्मल अगर हम बात करें और हमारे पास ये है, तो ऑक्सीडेशन का काम क्या होता है, यहाँ पे एक और ऑक्सीजन जोड़ना या हाइड्रोजन रिमूव करना। तो ये हमारे साथ एक वाटर के रिमूवल के साथ ये करेगा। अब अगर हम बेसिक कंबशन की बात करते हैं, तो बेसिक कंबशन की बात करते हैं तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन, मान लीजिए हमारे पास अल्कोहल ही है, तो अल्कोहल का कंबशन हमेशा क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। पर एक होता है कंट्रोल्ड कंबशन। ये सिंपल सी बात होगी, जैसे कि अगर आपने किसी चीज को फेंक दिया, मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, किसी चीज को फेंक दिया तो चलती रहेगी। अगर आप फुटबॉल ही खेलते हैं, अगर आपने शॉट मारा और बॉल को मार दिया तो उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। पर अब हम चाहते हैं कि वो कहीं पे बीच में रुक जाए, तो वहां पे हमें कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा, किसी ऐसे को रखना पड़ेगा कि वो जाके रुक जाए। तो वैसे ऑक्सीडेशन को कंट्रोल करने के लिए हम रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो आइए कुछ रिएजेंट्स की बात करते हैं। सेकेंड तो ये पहले से मैं इसका ए पार्ट लिख देता हूं। तो क्या होता है, सबसे पहला कंट्रोल्ड कंबशन होता है CrO3 से। CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड का काम क्या होता है, H2O यहां से निकालना। कि मैं आपको बेटर तरीके से दिखाता हूं। ये यहां से यहां पे एक ऑक्सीजन अटैक करेगा यहां पे और वाटर निकाल देगा, H2O निकल जाएगा बाहर क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा है। अब देखिए ये तो था हमारा प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल, अगर हम प्राइमरी या सेकेंडरी को यूज करते हैं। पर अगर हमने टर्शरी अल्कोहल को यूज किया तो क्या होगा, अगर हमने CrO3 के साथ टर्शरी अल्कोहल को यूज किया तब भी यही चीज होने वाली है। पर इस केस में हमारे पास क्या बन रहा है, कीटोन। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल हम प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल हम यूज करते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड आएगा, क्रोमियम ऑक्साइड से एल्डिहाइड। और अगर हम टर्शरी अल्कोहल को यूज करते हैं मतलब 3 डिग्री को, तो हमारे पास कीटोन आएगा। दूसरा आता है PCC। अगर हम PCC, देखिए PCC इंपॉर्टेंट क्यों है, PCC एक सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। अगर कोई और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट प्रेजेंट रहेगा तो वहां पे जो भी चीज है वो सबको ऑक्सीडाइज कर देगा। पर PCC सेलेक्टिव इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है। इसका एक एग्जांपल आप लोग को देख के दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है, ठीक, और हमने PCC को लिया, तो सिर्फ ये इसको चेंज करेगा। इसको डबल बॉन्ड, कार्बोनिल ग्रुप, किसी से भी कोई मतलब नहीं है। पर अगर PCC, पर अगर यहीं पे हमने CrO3 लिया होता तो CrO3 इस डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज कर देता। तो ये आपके क्वेश्चंस में कई बार आ सकता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट। अब दूसरा आता है कॉपर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो ये मैं मिटाता हूं। मुझे पता है वीडियो बहुत दिन बाद आ रही है, बट क्या किया जाए, थोड़ा मोटिवेशन कम हो गया था मेरा भी। देखिए अगर प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हम रिएक्ट करवाते हैं, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जहां तक मेरी जानकारी है, अब आप लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी जान चुके होंगे। अगर हम कॉपर को प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर के साथ 573 केल्विन पे रिएक्ट करवाएं, फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, फिर हमने उसके बाद क्या किया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, सेम कंडीशंस, फिर अंतिम में हमने टर्शरी अल्कोहल ले लिया।
कंडीशंस आर सेम। तो अगर हमने प्राइमरी अल्कोहल लिया तो ये हमें एल्डिहाइड दे देगा, हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया तो ये हमें कीटो ग्रुप देगा। देखिए डबल बॉन्ड ओ ही ऐड हो रहा है। पर अगर हमने टर्शरी लिया, अगर हमने टर्शरी लिया तो ये हमें अल्कीन देगा। ठीक, देखिए कंडीशन सेम है पर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के कारण प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। आप इसे स्टेरिक हिंड्रेंस माने या जो भी माने। इसके बाद आता है फिनॉल का रिएक्शंस। तो फिनॉल के रिएक्शंस की बात करते हैं अगली। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, अगर आपने अभी तक पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है कि कौन कैसे बिहेव करता है, तो या जीओसी का भी वीडियो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। तो अगर हम बेसिक फिनॉल की बात करें तो इसको कहते हैं फिनॉल। OH ग्रुप के पास लोन पेयर है तो OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के कारण ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं और ये पैरा पोजीशन है, इसको बनाएगा इलेक्ट्रॉन रिच। और क्योंकि ऑर्थो पैरा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इस पे अटैक करने आएंगे न्यूक्लियोफाइल्स। और जो न्यूक्लियोफाइल्स इन पे अटैक करेंगे ऑर्थो और पैरा पे ही करेंगे, और कोई पोजीशन नहीं है उसमें से। पैरा विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब वापस से वही होता है भीड़। जहां पे भीड़ होगी वहां आप बैठना पसंद नहीं करेंगे, जहां खाली होगा वहां पे आप बैठना पसंद करेंगे। और अगर केमिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो हर एक सब्सटेंस का, हर एक एलिमेंट का ऑर्बिटल होता है। तो ये देखिए OH ग्रुप का बड़ा सा ऑर्बिटल होगा। अब इस बड़े से ऑर्बिटल होने के कारण यहाँ पे जो अटैक करेगा उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, जिसके कारण वो वहां से हट जाएगा। तो अब आइए बात करते हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये बेसिक है कि फिनॉल कैसे कैसे कहाँ कहाँ रिएक्ट करेगा। तो अगर आपको जिसको भी अब रिएक्ट करवाना है आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें नाइट्रेशन की, नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं कॉन्क HNO3 एंड कॉन्क H2SO4, सॉरी डाइल्यूट HNO3 एंड H2SO4। इसमें अटैक करने वाला अटैकिंग रिएजेंट होगा NO2+। अब NO2+ के ऊपर प्लस चार्ज है, NO2 के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब ये कौन सा रिएजेंट हुआ, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक कर रहा है, ऑर्थो और पैरा पे, उसमें से कौन सा स्टेबल, पैरा। अब इसकी और बात करते हैं। देखिए ये बना OH फिनॉल, इस पे अटैक करवाया हमने HNO3 H2SO4, तो हमारे प्रोडक्ट्स बनेंगे पैरा एंड ऑर्थो। इसमें से मोर स्टेबल ये होगा ऑफ कोर्स। पर अब एक बात करते हैं कि अगर ओवरऑल स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसका मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। मतलब इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा आपका OH N डबल बॉन्ड O, सॉरी डबल बॉन्ड O, इस वाले O पे माइनस चार्ज और इस वाले O पे प्लस चार्ज, मतलब पार्शियल चार्ज, और इनके बीच इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगी। ये जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगी जब ऑर्थो रहेगा। पर पैरा में क्या होगा, ये रहा OH आपका, ये रहा आपका NO2, ये रहा आपका, सॉरी ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल, ये रहा उसका OH और ये रहा उसका NO2। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बनेगा, मतलब पहले वाले, ये पहले का NO2 दूसरे के OH से बॉन्ड करेगा जिसमें मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, इसलिए पैरा मॉलिक्यूल विल आल्सो बी मोर स्टेबल। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं सल्फोनेशन की। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि हम लोग को वापस यही चीज देखनी है। अब अगर हम बात करते हैं सल्फोनेशन की, सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन में भी हमें यही देखने को मिलेगा। OH ग्रुप हम यूज करेंगे डाइल्यूट H2SO4, अटैकिंग रिएजेंट होगा HSO3+, और ये अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा पे वापस से।
HSO3 ऑर्थो और पैरा पे, जिसमें से हमेशा पैरा विल बी मोर स्टेबल ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर स्टेबल। ठीक, तो इतनी बात तो मुझे लग रहा है आप लोग को समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नई चीज़ हमने पढ़ी नहीं है। जो हमने जीओसी में पढ़ा था वही चीज़ हमने यहाँ भी पढ़ ली। अगर हम बात करते हैं, हमने देखिए बेसिक डाइल्यूट HNO3 में नाइट्रेशन की बात की थी, पर अगर हम कॉन्क HNO3 की बात करते हैं, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। ये हमारा है फिनॉल। अगर हम इसको कॉन्क HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो इसमें NO2 ग्रुप बनेगा और सारे NO2 ग्रुप हर जगह रिएक्ट करवा देंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड है मतलब NO2 ग्रुप ज़्यादा बनेंगे, तो सारे पोजीशंस पे ये अटैक कर देगा, नो मेजर माइनर, और इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड, कॉमन नेम पिक्रिक एसिड। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, हाउ विल मेक पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, या फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आप जिससे जिससे सीखा है आपने, तो वहां से कह सकता है कि आप उससे पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक, अब दूसरी बात आती है हैलोजिनेशन की। मेरे हिसाब से ये भी आप समझ गए होंगे। हैलोजिनेशन की बात आती है, मैंने इसे नहीं मिटा रहा क्योंकि इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बार बार बात कर रहे हैं, इसीलिए ये लिखा हुआ है। इसको मैं एक बार सही से कर देता हूं। हाँ, तीसरा आता है हैलोजिनेशन। अब देखिए हैलोजिनेशन की बात करते हैं तो हम ब्रोमिनेशन की यहाँ बात करेंगे नॉर्मली, और दो टाइप के ब्रोमिनेशन यहाँ पे देखे गए हैं, मतलब दो तरीके से, दो प्रोडक्ट्स। सबसे पहला, जब हम ब्रोमीन को CS2 कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करके बनाते हैं, तो जो ब्रोमीन बनेगा, ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, वो एक पैरा बनेगा और एक बनेगा ऑर्थो, जिसमें से आपको पता ही है कि मोर स्टेबल कौन सा होगा, पैरा, ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। पर अगर यही फिनॉल को हमने ब्रोमीन वाटर में डिसॉल्व किया, ब्रोमीन वाटर में, तो जैसे पिक्रिक एसिड बना था वैसे भी यहाँ ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। पिक्रिक एसिड तो नहीं बनेगा पर ट्राइब्रोमोफिनॉल बनेगा। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रोमीन से थोड़ा सा है और यहाँ पूरा पानी है, पानी हमेशा ज़्यादा होता है, इसलिए जब यहाँ पे अटैक करवाया गया तो हर जगह ब्रोमीन ही ब्रोमीन आ गया, भीड़ हो गई है भाई साहब बहुत ज़्यादा। तो ये है आपका हैलोजिनेशन। अब और अगर बात करते हैं कि किस किस टाइप के रिएक्शन देता है, तो एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन आता है जिसे कहते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, और दूसरा आएगा कोलबेज रिएक्शन। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन से, और इसको मिटा देते हैं। देखिए जितने भी नेम रिएक्शन है उसमें आपको खाली क्या याद रखना होता है सबसे में, कि रिएजेंट्स क्या है। अगर आपको रिएजेंट याद रहेगा तब आप जाके कहीं प्रोडक्ट याद कर पाएंगे। और जितने भी बच्चों को दिक्कत है कि सर रिएक्शन नहीं याद होते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप क्वेश्चंस करिए। अगर आप CBSE के और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप CBSE के NCERT के क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप ICSE के हैं तो आप उसके भी क्वेश्चंस करें, क्योंकि जितने आप ऑर्गेनिक इज सिमिलर टू मैथ्स, जितने आप क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको जानकारी मिलेगी कि क्या है और कैसे, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये जानना है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे करने हैं। और जैसा कि मोदी जी ने कहा था हमारे, आपदा को अवसर में बदलें, तो आपका एग्जाम तो डिले हो ही गया है, तो अगर अब भी आप 80% अचीव नहीं कर पाते हैं मिनिमम, तो बहुत दुख की बात होगी। तो आइए बात करते हैं रीमर टीमन रिएक्शन की। तो जब OH ग्रुप रहेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 और एक्वस NaOH, तो देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, ONa और CHCl2। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एल्डिहाइड लाना था, तो हम उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। बट सबसे पहली बात ये कि अगर ये यहाँ OH ग्रुप है और हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करवा देंगे तो ये OH ग्रुप ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो OH ग्रुप से H हटा के हमने सोडियम लगा दिया, और सोडियम यहाँ पे प्रोटेक्टिंग ग्रुप है। जैसे कि मान लीजिए अगर बहुत भयंकर लड़ाई हो गई, या मान लीजिए आप स्कूल में ही हैं और कोई आपका सामान छीनने आ रहा है, या कुछ चेकिंग हुई, तो चेकिंग होने पे सबसे पहले आप वो चीज़ छुपाते हैं जो ले जाने या छीने जाने का ज़्यादा डर होता है। तो यहाँ पे OH ग्रुप सबसे जल्दी ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए सबसे पहले हम OH ग्रुप को ही छुपाते हैं, उसको सोडियम में कन्वर्ट करके। ठीक, हाँ, फिर वापस से हम इसे NaOH से रिएक्ट करवाएंगे, तो ये ONa जो हमारा ग्रुप है, ONa वैसा ही रह जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा CHO, मतलब CHCl2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और वापस से जब हम इसे एसिडिक कंडीशन में रखेंगे तो हमारा Na ग्रुप वहाँ से हटेगा और ये OH और CHO बन जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड। ठीक, अगला आता है आपका कोलवेज रिएक्शन। कोलवेज रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। रिमर-टीमैन रिएक्शन से हमने सैलिसिल्डिहाइड बनाया, मतलब OH के साथ CHO लगाया, और कोलवेज रिएक्शन में OH के साथ हमको कुछ नहीं लगाना है, COOH लगाना है। तो एक स्टेप तो आपको भी पता है, वही होगा क्या, OH ग्रुप को ONA में कन्वर्ट करना, जिसके लिए हमें NaOH चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो वही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, फिनॉल को NaOH से रिएक्ट करवाया और इसे ONA में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बस यहाँ पे CHCl2 नहीं आया है। फिर इसके बाद हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया एसिडिक मीडियम में। पहले कार्बन डाइ 2 और 3 लिखने का मतलब पहले CO2 एक्ट करेगा, फिर H+ एक्ट करेगा। CO2 इसलिए एक्ट करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कार्बन जोड़ना था। और जैसे ही हमने ऐसा किया, हमें मिल गया OH और COOH, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। देखिए, सैलिसिल्डिहाइड्स, फिनॉल के साथ कोई भी कार्बन लगेगा तो उसे सैलिसिल ग्रुप कहते हैं, और एल्डिहाइड लगा तो सैलिसिल्डिहाइड, और एसिड लगेगा तो सैलिसिलिक एसिड। और सबसे लास्ट है जिंक डस्ट के साथ इसका रिएक्शन। जैसे ही हम फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करवाते हैं, ये बेंजीन बना लेता है, और यहां पे खत्म होती है आपकी अल्कोहल फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। और एक ऑक्सीडेशन लास्ट जो मैं भूल रहा था, क्विनोन में बदलना फिनॉल को। फिनॉल को अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 डाइक्रोमेट से रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जनरली H2SO4, तो ये बेंजोक्विनोन में बदल जाएगा। इसको कहते हैं बेंजोक्विनोन। तो ये थी आपकी अल्कोहल और फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये चैप्टर खत्म हुआ। सॉरी फॉर बीइंग सो मच लेट, थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन, बिजीनेस, या जो भी आप कहें। सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ नहीं रहे थे बहुत ज़्यादा, और आई डोंट नो क्या था, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एम अगेन बैक ऑन ट्रैक। अब वापस से वीडियो मैं डालता रहूँगा। कीप सब्सक्राइबिंग, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, डू लाइक एंड help me in achieving many more subscribers. Till then, signing off. Next video जल्दी आएगी।